हेलो एस्पिरेंट, बायोस्फीयर रिजर्व के 100वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेंटर आईएएस एकेडमी के द्वारा जो प्रेजेंटेशन आपके सामने रखा जा रहा है वो बायोस्फीयर रिजर्व का है और हमने बायोस्फीयर रिजर्व के 3 एपिसोड आपके लिए बना के रखे हैं। हमारा उद्देश्य आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम और आपकी मेंस एग्ज़ाम के लिए ये बायोस्फीयर रिजर्व किस हद तक काम आए उसकी सारी इन्फॉर्मेशन और उसकी पूरी डिटेल आपके सामने हमने रखी है। सबसे पहले आप हमसे कनेक्टेड रहे, हमसे जुड़े रहें। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारी सारी इन्फॉर्मेशन उन्हीं स्टूडेंट तक पहुँचे जो इस कोर्स के लिए या इस प्रिपरेशन के लिए जो महत्व रखते हैं। ठीक है, चलिए अभी आज अगले बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं। हमने आगे 3 बायोस्फीयर रिजर्व किए जो हमने सबसे पहले नीलगिरी किया, फिर अगस्त्य मलई किया, फिर उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार किया। आज अगली कड़ी में हम करेंगे ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे पहले जानते हैं ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है क्या, कहाँ पर है, ये भारत के कौन से क्षेत्र में आता है और इसकी मूलभूत विशेषताएं क्या है, किस प्रकार से आपके प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले नज़र डालते हैं इनके परिचय और विशेषताओं के ऊपर, जान लेते हैं ये कब बना और कैसे बना। इसकी स्थापना है वो 1989 में यूनेस्को के मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत बनी हुई थी। और अगर इसके महत्व की बात की जाए तो ये भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है और यहाँ दुर्लभ एवं संकटग्रस्त प्रजातियों की उच्च जैव विविधता पाई जाती है। तो इसका मतलब ये हमारे भारत के सबसे दक्षिणी शोर एरिया है। जो अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो इस साइड में अगर बंगाल की खाड़ी में देखोगे तो हमारा ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार वो सब आपको देखने को मिलेगा। और ये भारत का सबसे आखिरी भूभाग स्थल है, यानी कि भारत का आखिरी स्थल है ये, और ये दक्षिणी भाग में स्थित है। ये क्यों हमारे लिए विशेष हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे संकटग्रस्त प्रजातियाँ हैं और उनकी उच्च जैव विविधता यहाँ पर पाई जाती है। अब बात करते हैं इनके विभाजन में कौन कौन से इसको डिवीज़न के आधार पर बांटा गया है। तो सबसे पहले इनको 3 डिवीज़न के आधार पर रखा गया है। पहला कोर जोन, इंदिरा पॉइंट सहित निकोबार के प्रमुख घने जंगल जो कोर पॉइंट के अंदर का एरिया है उसको कहते हैं। बफर जोन, अनुसंधान एवं पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए सीमित गतिविधियों की अनुमति प्रदान की गई है। यहाँ पर जो बफर जोन है उसके अंदर क्या क्या किया गया कि शिक्षा के लिए आप वहाँ पे रिसर्च कर सकते हो। उसके बाद पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए अगर कोई जानकारी चाहिए या वहाँ से हम कैसे इस पूरे इकोसिस्टम को मैनेज कर सकते हैं, उन सब की जो व्यवस्थाएं की गई है वो हमारे बफर जोन में की गई है। उसके बाद तीसरा जोन है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। ये स्थानीय समुदायों की स्थायी आजीविका से जुड़ी गतिविधियों के लिए आरक्षित है। सीधी सी बात है, अगर कोई बायोस्फीयर रिजर्व बनता है और उसके आजू बाजू जितने लोग रहते हैं उनका भी उस बायोस्फीयर रिजर्व के प्रति उतना ही हक होता है जितना कि सरकार का होता है। तो क्या किया जाता है कि उन जनसंख्या को इस बायोस्फीयर रिजर्व से अलग नहीं किया जाता है, बल्कि उस बायोस्फीयर रिजर्व के आजू बाजू वाली जनसंख्या को उसी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा माना जाता है, उसी का पार्ट माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर विशेष संरक्षण क्षेत्र की बात करें तो इसमें ग्रेट निकोबार वन्य जीव अभ्यारण्य और इंदिरा पॉइंट शामिल है। अगर यहाँ पे प्रोटेस्ट एरिया की बात की जाए या संरक्षित क्षेत्र की बात करें तो ग्रेट निकोबार वन्य जीव अभ्यारण्य, सोम्पेन जनजातियाँ और वन्य जीवों के लिए संरक्षित क्षेत्र भी स्थापित किए गए। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी शोर जहाँ संकटग्रस्त समुद्री जीव मिलते हैं वो भी इसी संरक्षित क्षेत्र के अंदर आता है। और इसका उद्देश्य ये है कि भारत के जो दक्षिणी शोर पे स्थित जहाँ पे संकटग्रस्त समुद्री जीव है वे जीवों की रक्षा करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, प्रोटेस्ट एक एरिया बनाया हुआ है, उसको लिए संरक्षित करने के लिए एक एरिया बनाया जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान दुर्लभ पक्षियों और स्तनधारियों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक और संरक्षित क्षेत्र है जिसका नाम है कैंपबेल बे जो राष्ट्रीय उद्यान है। और ये क्यों फेमस है और क्यों प्रसिद्ध है, ये दुर्लभ पक्षियों और स्तनधारियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है, उनके लिए ये काम का है। उसके बाद देखोगे तो आपको मिलेगा गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षण करने के लिए प्रसिद्ध है। इसका काम क्या है कि अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है, जो ग्रेट निकोबार क्षेत्र के आजू बाजू का जो एरिया है उसको
समुद्री पारिस्थितिकी जो आपका सी लेवल के जो आपके इकोसिस्टम्स है, मरीन्स है, ठीक है, उन सबको अगर एक बैलेंस बनाना है तो उसके लिए हमारा जो काम करता है गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान बनाया हुआ है, गैलाथिया नेशनल पार्क है जो इसके लिए कार्यरत है और काम कर रहा है। अगर इसके भौगोलिक विस्तार की बात की जाए कि ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, तो अगर इसकी स्थान में देखें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का ये दक्षिणी भाग है। कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग है। अगर इसकी सीमा ही देखें तो हम इसकी सीमा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और पूर्व में हम देखेंगे इसकी, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, चारों दिशों के बारे में इसको जानेंगे और कौन कौन से नाम रखे गए हैं इनके लिए। अगर हम उत्तर में देखेंगे तो हमें यहाँ पे लिटिल निकोबार द्वीप मिलेगा जो दक्षिण में इंदिरा पॉइंट भारत का अंतिम दक्षिणी भूभाग है। पूर्व में अगर देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी मिलेगी और अगर हम पश्चिम में देखेंगे तो हमें अंडमान सागर मिलेगा। अगर इसके कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका कुल क्षेत्रफल 1035 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। महत्वपूर्ण जल निकाय यानी कि वाटर बॉडी यहाँ पे कौन कौन सी काम करती है, तो यहाँ पे दो प्रकार के वाटर बॉडी दर्शाई गई है, बताई गई है, ग्रेट चैनल और दूसरी है निकोबार चैनल। ये नाम आपने सुना होगा ज्योग्राफी में, अगर नहीं सुना तो अब यहाँ पे अंडरलाइन करके रखिए या लिख के रखिए। दो यहाँ पे वाटर बॉडी काम करती है, ग्रेट चैनल और दूसरी है निकोबार चैनल। यहाँ पे ऐसे कौन से मुख्य आइलैंड है जो द्वीप है, जैसे ग्रेट निकोबार द्वीप, लिटिल निकोबार द्वीप और कॉन्डुल द्वीप और पिलोमिलो द्वीप। यहाँ पे 4 अलग अलग प्रकार के द्वीप पाए गए हैं, तो इनका नाम आप रखिएगा क्योंकि ये प्रारंभिक परीक्षा में आपके लिए प्रश्न बन सकता है। प्रीलिमिनरी एग्जाम के अंदर आपको जो प्रश्न बने तो ये 4 नाम दिए होंगे और नीचे अगर कोई नाम दिया जाता है कि इनमें से ये क्या है, ये द्वीप है या ये कोई अलग कोई वाटर बॉडी है या फिर किसी बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है या कोई नेशनल पार्क है, तो नाम ध्यान रखिएगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे 4 प्रकार के द्वीप पाए गए हैं। पहला ग्रेट निकोबार द्वीप, उसके बाद लिटिल निकोबार द्वीप, उसके बाद कॉन्डुल द्वीप और पिलोमिलो द्वीप। यहाँ पे ये 4 द्वीप हैं। अब बात आती है इसके बाद यहाँ पे ऐसे कौन से पर्वत हैं जो इस बायोस्फीयर रिजर्व के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो आपको पता होगा ग्रेट निकोबार में कौन से पर्वत हैं, तो आपने सैडल पीक का नाम जरूर सुना होगा जो इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, और उसकी अगर समुद्र तल से बात की जाए तो 642 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। उसके बाद प्रमुख नदियां यहाँ से कौन कौन सी बहती है, तो नदियों में अगर बात करोगे तो यहाँ पे आपको 3 प्रकार की अलग अलग नदियाँ देखने को मिलेगी। जैसे गैलाथिया नदी, ये सबसे लंबी और गैलाथिया खाड़ी में ही गिरती है, तो इसका मतलब गैलाथिया रिवर भी है और गैलाथिया गल्फ भी है, तो दोनों यहाँ पे हैं। उसके बाद डॉमर नदी है एक, और एक नदी का नाम है अमर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन से महत्वपूर्ण दर्रा है या पासेज है, ठीक है, तो ग्रेट निकोबार दर्रा यहाँ पे है। उसके बाद जो शोम्पेन जनजातियों के द्वारा उपयोग किया जाता है, यहाँ पे एक जनजाति है जिनका नाम है शोम्पेन जनजाति हैं, वो कहाँ पाई जाती है, ग्रेट निकोबार में पाई जाती है। और ग्रेट निकोबार दर्रा है जो शोम्पेन जनजातियों के द्वारा ही उपयोग किया जाता है, तो इसका मतलब शोम्पेन जो जनजाति है वो यहाँ की महत्वपूर्ण जनजाति में से एक मानी जाती है। अगर यहाँ पे प्रमुख झीलें और जलाशयों की बात की जाए तो कैंप बे जलाशय और गैलाथिया की खाड़ी जलाशय यहाँ की प्रमुख 2 आपको झीलें मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी है जो इस पे निवास करती है, तो जनजातियाँ में हमें देखने को मिलेगी शोम्पेन, ये ग्रेट निकोबार द्वीप की स्वदेशी जनजाति हैं जो जंगलों में शिकारी और संग्रहकर्ता जीवन शैली अपनाती हैं। इनका काम क्या है, शिकार करना और जंगलों में से जो फल फूल मिलते हैं उनको खाना और अपना खुद का भरण पोषण करना। दूसरी जनजाति है जिसका नाम है निकोबारी, ये कृषि और मत्स्य पालन पर निर्भर समुदाय है, आधुनिक प्रभाव से प्रभावित भी हैं। दूसरी कौन सी है, निकोबारी, और इनका कार्य क्या है, एग्रीकल्चर करना। और उसके बाद सी फूड, मत्स्य पालन पर निर्भर समुदाय है ये पूरा का पूरा, और आधुनिक प्रभाव से भी प्रभावित है। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको ये जनजातियाँ मिलेगी। जैसे किसी भी एस्पिरेंट का अगर ड्रीम ये अपना यूटी है, यूपीएससी कैडर लेने के लिए, जैसे अंडमान निकोबार हुआ, लक्षद्वीप हुआ या दिल्ली हुआ या चंडीगढ़ हुआ, तो अगर आप वहाँ जाओगे तो आपको जब जाओगे तो इन जनजातियों से ज़रूर मुलाकात होगी, नहीं तो भारत दर्शन में हो जाएगी।
जैव विविधता और प्रमुख प्रजातियां यहाँ पे कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जैव विविधता और प्रमुख प्रजातियों के बारे में। तो सबसे पहले जो आता है वह स्तनधारी। स्तनधारी कौन कौन से हैं यहाँ पे, तो निकोबार ममाक, ये निकोबार द्वीप का एकमात्र बंदर प्रजाति है जो संकटग्रस्त है। कौन सी है, संकटग्रस्त बंदर प्रजाति है और उसका नाम है निकोबार ममाक। ठीक है। दूसरा शॉम्पेन मैंगूस, ये स्थानीय रूप से पाई जाने वाली एक विशेष नेवला प्रजाति है। कौन सी प्रजाति है, नेवला प्रजाति, शैम्पून मैंगूस। तो ध्यान रखना, ये अगर प्रजाति आपको प्रीलिम्स एग्जाम में कहीं पे भी देखने को मिले तो ये प्रजाति के नाम है और ये अपना ग्रेट निकोबार क्षेत्र में आपको मिलती है। उसके बाद जंगली सुअर, ये निकोबार द्वीप समूह में स्थानीय रूप से अनुकूलित हैं। उसके बाद निकोबार गिलहरी, ये ऊंचे वृक्षों पर रहने वाली विशेष प्रजाति है। तो यहाँ पे आपको 4 नाम देखने को मिले। सबसे पहले निकोबार ममाक, उसके बाद शॉम्पेन मंगूस, उसके बाद जंगली सुअर और निकोबार गिलहरी। ये यहाँ की प्रमुख प्रजातियाँ या स्तनधारी प्रजातियाँ हैं। उसके बाद बात की जाती है बर्ड्स कौन से, यहाँ पे पक्षी कौन से हैं। तो पक्षी में हमें 3 प्रकार के पक्षी देखने को मिलेंगे। निकोबार मेगापोड, ये अपने पैरों से घोंसला बनाने वाला दुर्लभ पक्षी है, यानी कि ये इसी क्षेत्र में पाया जाता है और इसका नाम क्या है, निकोबार मेगापोड। और ये अपने पैरों से घोंसला बनाता है। अधिकांश आपने देखा होगा कोई भी पक्षी है वो अपने घोंसले है वो सांस के जरिए बनाया जाता है, अपनी सोच के जरिए बनाया जाता है, परंतु ये है वो अपने पैरों के जरिए बनाया जाता है और ये एक दुर्लभ पक्षी है जो यहाँ पे पाया जाता है। ग्रेट निकोबार सर्प ईगल केवल ग्रेट निकोबार द्वीप में ही पाया जाता है और ये संकटग्रस्त है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे एक और आपको पक्षी मिला जिसका नाम है ग्रेट निकोबार सर्प ईगल। ये केवल ग्रेट निकोबार द्वीप में ही पाया जाता है और ये संकटग्रस्त है। निकोबार पिजन अपने रंगीन चमकदार पंखों के लिए प्रसिद्ध है। अगर नहीं है तो एक बार गूगल करके जरूर देखिएगा, ये पक्षी है वो पिजन है वो कैसा दिखता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 3 पक्षी आपके सामने। ठीक है, निकोबार मेगापोड, ग्रेट निकोबार सर्प ईगल और निकोबार पिजन, ये यहाँ पे 3 प्रकार के पक्षी हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे रेप्टाइल्स कौन कौन से या सर्प्स कौन से हैं, तो यहाँ पे बात करें तो निकोबार कोबरा अत्यंत विषैला सांप है, केवल निकोबार द्वीप समूह में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, निकोबार द्वीप समूह में ही पाया जाएगा। अत्यंत विषैला है यानी कि बहुत ज़्यादा जहरीला है और इसका नाम ही निकोबार कोबरा रखा गया है। एशियाई मॉनिटर लिजार्ड बड़े आकार की छिपकली हैं जो कीटों और छोटे जीवों का शिकार करती है। ये क्या है, एक प्रकार की छिपकली है और इसका नाम है एशियाई मॉनिटर लिजार्ड, ध्यान में रखना। और उसके बाद बात करते हैं समुद्री जैव विविधता यानी कि मरीन लाइफ यहाँ की कैसी है। तो मरीन लाइन में अगर देखोगे तो आपको कुछ नाम पहले जो हमने बायोस्फीयर रिजर्व किए हैं उनमें से कुछ नाम यहाँ पे रिपीट होते दिखाई देंगे। डुगोंग जो हमने बात की थी, जो सी काऊ है वही यहाँ पे वापस आई है। डुगोंग यानी कि समुद्री गाय समुद्री घास पर निर्भर और संकटग्रस्त है, वो भी आपको यहाँ पे ग्रेट निकोबार में मिलेगी। ब्लू व्हेल की हमने बात की थी, तो ब्लू व्हेल वापस यहाँ पे भी विश्व का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है और ये पलवक पर निर्भर रहता है। अब इसके ऊपर संरक्षण प्रयास कौन कौन से किए गए हैं या कौन कौन सी इनिशिएटिव अपनाई गई है, सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकारों का क्या काम है या इसकी जो यूटी है उनका क्या काम है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कैसी संरक्षण के लिए उपाय किए गए हैं। पहला, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व ट्रस्ट स्थानीय समुदायों को संरक्षण गतिविधियों में शामिल करता है। किस लिए करता है, स्थानीय समुदायों को संरक्षण गतिविधियों में शामिल करता है और इसका नाम क्या है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व ट्रस्ट। दूसरा, शॉम्पेन जनजाति संरक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वदेशी जनजातियों के अधिकारों और संस्कृति को संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, शॉम्पेन जनजाति संरक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वो स्वदेशी जनजातियों के अधिकारों और उनकी संस्कृतियों की रक्षा करने के लिए चलाया जा रहा है। तीसरा, मरीन कछुआ संरक्षण परियोजना यहाँ पे एक्टिव है। ओलिव रिडले और हरे समुद्री कछुओं के लिए विशेष संरक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। WWF और यूनेस्को संरक्षण योजनाएं जैव विविधता को संरक्षित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये इन्फॉर्मेशन थी ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर। ये आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए और मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होती है।
तो मैं आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके इस बार प्रीलिम्स एग्ज़ाम में ऐसे अगर कोई प्रश्न आए और वो आपसे छूटे नहीं, आप उनको ठीक ढंग से कर सकते हो। ठीक है, अगली कड़ी में मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। आज के हमारे 4 एपिसोड है वो ख़त्म हो चुके बायोस्फीयर रिजर्व के। धन्यवाद।